पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेंस और प्री दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी हमेशा आपको पीवाईक्यू से ही उठा के पूछेगा। आपको मैक्सिमम जो आपके 70 to 80% क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू से आते हैं, ठीक है। उसी में से कुछ इधर से उधर हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पीवाईक्यू के अराउंड होता है। तो ट्राई टू फोकस, अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो अपना फोकस रखना है कि उसके पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करना। बहुत टाइम क्या होता है, आप देखोगे आपको कोचिंग का टेस्ट क्रैक कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा पता रखना कि आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना, वो फोकस रखता है। उसके लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आने लगती हैं तो मैक्सिमम देखोगे कि जैसे जैसे प्री पास आते जाता है तो पीपल आर मोर फोकस कि है कोचिंग वाले आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, उनको खत्म करो और पीवाईक्यू छूट जाते हैं। तो बट फोकस रखते हैं कि पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 से 6 बार टोटल एटलीस्ट फॉर लास्ट 10 ईयर्स आप लगाते जा रहे हो। 10 अगर आप 15 भी कर लो मच बेटर, ठीक है। इतने से आपका प्री निकल जाएगा, हो जाता है, इतने से हो जाएगा। बस मेक श्योर कि जो आपके नोट्स हैं फाइंड एनसीईआरटी बुक्स स्पेशली फॉर ज्योग्राफी, स्पेशली ज्योग्राफी, बिकॉज जो आपके 11th और 12th की ज्योग्राफी की बुक है वो तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। उसको जो मैप होते हैं मैप से सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो एकदम आपको मतलब बोलते हैं अटेंडेंस होना चाहिए, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज की, कैसे मानसून आ रहा है, कैसे इंडिया में मानसून इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर आपको जो पीछे जो आपका जो एटमॉस्फेयर रिलेटेड चार्ट्स हैं सारा उसी मैप से ही सारा क्वेश्चन आते हैं। फिर ओशियानोग्राफी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ से सीधे वो लाइन बाय लाइन उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। किसमें भी यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा हुआ है, प्री का पढ़ा है, मेंस का कितना से पढ़ा है। मेंस का अब मेंस पे इसलिए आ रहा हूँ कि सबसे पहले मेंस में जब आप आ रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस उठाना, ठीक है। सिलेबस में कीवर्ड्स होते हैं मेंस के लिए, एक एक कीवर्ड पे एक एक एटलीस्ट मेक श्योर कि यू हैव नोट्स एक एक कीवर्ड पे एटलीस्ट, ठीक है। और मेंस सबसे इजी एग्जाम में निकालना, सबसे इजी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी बता दिया है ये मेरा सिलेबस है और मैं यही से सवाल पूछूंगा। और आप उनके पीवाईक्यू उठा के देखोगे लास्ट 15 या 10 ईयर्स के तो आपको सिर्फ वहीं से ही सवाल मिलेंगे, उन्हीं थीम्स पे सवाल मिलेंगे। अगर एफसीआई से सवाल आ रहा है एक दिन पूछेगा कि एफसीआई का मैंडेट क्या है, एफसीआई करती क्या है, कि प्रॉब्लम्स क्या है। फिर पूछेगा कि जो आपका वेयर हाउस है तो वेयर हाउस में क्या दिक्कत हो रहा है, लॉजिस्टिकली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर आधार से लिंक किया होगा उस टाइम पर, उससे सवाल पूछेगा। थीम क्या है एफसीआई, थीम क्या है एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा थीम आपका पूछेगा। तो मेक श्योर कि आप सिलेबस पहले मेंस का चिपका दो दीवार में, टॉपिक्स का देख लेते एक एक कीवर्ड का कि आपके पास नोट्स हैं। इस बार भी सवाल आया था उसी वेयर हाउस से रिलेटेड एक सवाल था, जब वाई वो वेयर हाउस कीवर्ड उसमें लिखा हुआ है और उसके पहले उस पर कोई पीवाईक्यू नहीं था, एक भी सवाल नहीं पूछा था, बट हमने वैसा किया था, हो गया, ठीक है। जब मेंस होगा तो उसमें आप एक बात का ध्यान रखना कि लैंग्वेज पेपर जरूर से पढ़ के जाना, जो 2 पेपर होते हैं आपके। अगर आपका लैंग्वेज क्लियर नहीं हुआ तो आपकी कॉपी टैक्स नहीं होगा। और हर साल एटलीस्ट आपके कितने 20,000 करके मेंस लेते हैं, उसमें 1,000 लैंग्वेज के पेपर के बेसिस पे कट जाते हैं, बिकॉज उन्होंने लैंग्वेज क्लियर नहीं किया है। तो इसको लाइटली मत लेना, तो अच्छे से करके जरूर जाना, वो करके, ठीक है। आपका जो स्कोर बनेगा मेंस में, एक आपका जो जीएस स्कोर है एथिक्स, ठीक है, एथिक्स स्कोर होता है, ओके। दूसरा एसएस है, ये जो पेपर होते हैं जो स्कोर मतलब आपको 10 नंबर 20 नंबर का आपको गैप दे देंगे बाकी सबसे, ये 2 पेपर। बाकी आप जो भी बाकी जीएस पेपर में उसमें आप बहुत अच्छा लिखोगे तो यू विल क्रॉस 110 150, आप बहुत खराब लिखोगे तो यू विल गेट 90 95 आउट ऑफ ऐसे करके। बट अगर आप उस लेवल पे आ गए उतना खराब लिखोगे नहीं। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ बिकॉज फोकस आप यहाँ पर रखना, ठीक है। ऐसे पे और जीएस और एथिक्स पे इन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल स्कोर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लाइक ऐसे में कुछ कुछ लड़के थे इस बार 80 नंबर आया किसी को और पिछले बार उनको आया था 110 120, ठीक है। समझ रहे हो आपके और दूसरे कैंडिडेट में 20-30 नंबर का गैप। और यूपीएससी आप मेंस लिखते हो अगर आपको दिख रहा हो कि वहाँ पे 0.5 मार्क्स भी गैप बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट ये जो आपके जो टॉपिक्स हैं वैसे करते रहते हैं, ठीक है।
इसके बाद आपका आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत ध्यान से चुनना, जो भी हो चुनना आप लोग। रीजन भी, ऑप्शनल में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का आना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल तक आपके टेस्ट होने चाहिए, एक एनालिटिकल पार्ट, एक कीवर्ड। वहाँ पे 12th लेवल का जो आपकी एनसीईआरटी वहाँ तक नहीं चाहिए, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक होना चाहिए। अब ऑप्शनल में फिर आप देखना कि आपका खुद का स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मेरा मेडिकल साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे मेडिकल साइंस में ईजी था कि 12-13 साल से पढ़ा हुआ है, तो चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली आती थी। तो ये मेरा तर्क था कि ऑप्शनल क्यों लिया मैंने। फिर एक सवाल और अगर आपका आता है कि आपने मेरा मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ है और अगर मैं कुछ और ऑप्शनल लेता, तो मेरे पास एक इंटरव्यू में एक सवाल जरूर आता है कि तुमको 13 साल पढ़ के भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, दैट यू आर स्विचिंग टू अनदर ऑप्शन। और अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया मतलब आप समझो आपका इंटरव्यू गया नहीं। और ये बहुत आपने देखे भी होंगे, मॉक इंटरव्यू में सवाल बहुत कॉमन सवाल होता है। तो मेक श्योर कि जिससे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इफ पॉसिबल टेक दैट सब्जेक्ट, इफ नॉट देन आप वो रखना कि क्यों आप इधर शिफ्ट कर रहे हो, एक आंसर हमेशा रेडी रखना अपने मन में सोच के। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। फिर अगेन ऑप्शनल में 40-40 मार्क्स का गैप आता है, इसीलिए ऑप्शनल इतना इंपॉर्टेंट होता है। 40 मार्क्स में रैंक 1 और रैंक 1090 का खत्म हो जाता है। इस बार यूपीएससी में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट, तो 40 मार्क्स इतना बड़ा होता है, ठीक है। फिर थर्ड आपका है, एक बार मैं और भी ले दे रहा हूँ, फिर आपको अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में एक सिंपल सा बता देता हूँ, यहाँ पे कभी झूठ मत बोलना, ब्लफ नहीं करना वहाँ पे जब आप उस लेवल पे जाइएगा। रीजन नहीं, आपका एक बोर्ड होगा जिसमें 5 लोग बैठे होंगे और ऐसे होता है, सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बैठोगे बीच में और यहाँ पे एक लोग यहाँ पे चेयर में यहाँ ऐसे करके, वहाँ पे कंबाइंड जितनी उनकी एक्सपीरियंस है, जितना उतनी अपनी उम्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे कभी भी ब्लफ मत करना, बिकॉज वो आपको पकड़ लेंगे, तुरंत आपके एक्सप्रेशन से पकड़ लेंगे और फिर वहीं पे नंबर कट जाते हैं। तो आपको एंड आई गॉट 195 मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज एंड सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस। जो भी आंसर देना अगर आता है एकदम कॉन्फिडेंस में देना, कॉन्फिडेंट होके देना, डरने का नहीं वहाँ पे, तो कुछ होने को बचेंगे तो आपको पहुँच इस एटीट्यूड में जाओ कि आई हैव ओनली टू विन, एनीथिंग दैट आई विल डू इट इज गोना प्रोपेल मी फर्दर, मेरे को पीछे नहीं जाना है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे जाना, ब्लफ कभी मत करना होगा, आप पकड़े जाओगे, आपके एक्सप्रेशन से पसीने आ जाएंगे तो पकड़ लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो डेली 30-40 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो दे दो। और सिर्फ मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा पेशेंट ठीक होगा कौन सा नहीं होगा, वो बस वो 2 मिनट के बाद में पता चल जाता है कि ये ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है। तो कभी भी ब्लफ मत करना वहाँ पे, कॉन्फिडेंटली आंसर देना, नहीं आता सीधे बोल दो नहीं आता, ठीक है। कुछ नहीं बताना है कि ये नहीं बोली तो बोलोगे सर आई डोंट नो, बिकॉज उसका रीजन में क्यों ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि बहुत सारे आपके लाइफ सिचुएशंस आते हैं जब आपको नहीं आता है, तो आप एक्सेप्ट कर दो कि मुझे नहीं आता है, देन आप अपने सीनियर्स का बोलोगे कि हाँ कि मैं आगे पूछता हूँ या फिर मैं कुछ सीखूंगा। दैट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे नहीं आता बोलना इतना इंपॉर्टेंट होता है। और आपके पास में क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी लाइक 10 क्वेश्चन होंगे जो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, आप आंसर नहीं कर पाओगे, बट नहीं आता बोल के भी अपना कंपोजर अगर आपने मेंटेन किया नंबर, लाइक मेरा खुद का मेरी उसमें था जो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, ही गॉट 206 मार्क्स और उसने एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में बोले हैं कि मुझे नहीं आता। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी उसकी रैंक 160 अराउंड है, तो इसलिए बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे ना बोलना, ठीक है। तो नोटिस माई साइड अपने साइड से क्वेश्चन